हाँ, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। अच्छा, कल मैंने बताया था कि हमने ब्रेक किया है कि जो जीके में पोर्शंस आते हैं डिफरेंट, वो मैंने कल डिस्क्राइब किए थे। और उस हवाले से फिर मैंने सोचा है कि हम ना जियोग्राफी से ही स्टार्ट करते हैं। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह। अच्छा, सबसे पहले ना हम कॉन्टिनेंट्स पे आएंगे। कॉन्टिनेंट्स के हवाले से जो मुख्तलिफ, सबसे पहले हम कॉन्टिनेंट ऑफ एशिया को डिस्क्राइब करेंगे। उसके अंदर फिर जो जो इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज टीपीएससी एफपीएससी में अब तक पूछे गए हैं उन पर बात होगी। और उस पर जो मेरा डाटा वगैरह वो बाद में आपके साथ शेयर कर दूंगा। कॉन्टिनेंट्स में जब हम बात कर रहे होंगे तो हमने यही चीज देखनी होती है कि लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट कौन सा है, फिर स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट कौन सा है, फिर कॉन्टिनेंट के अंदर फिर जब हम बात करेंगे लार्जेस्ट कंट्री तो स्मॉलेस्ट कंट्री हो गया, और इस तरह फिर उनके ट्रेंच हो गए और वहां पर ओशंस कौन से होंगे, और इस तरह वहां पर लेक्स कौन सी होंगी, स्मॉलेस्ट लेक कौन सी होगी, डीप लेक कौन सी होगी, और वहां पर माउंटेन्स के हवाले से बात होगी। तो 7 कॉन्टिनेंट्स में से सबसे पहले इंपॉर्टेंट जो कॉन्टिनेंट है वो हम स्टार्ट कर रहे हैं एशिया। ये मैंने पिक बनाई थी तो ये देख लें। सबसे ऊपर यूरोप आ रहा है, उसके बाद एशिया आ रहा है, नीचे देखें अफ्रीका, और लेफ्ट पे ऊपर नॉर्थ अमेरिका, नीचे साउथ अमेरिका, और नीचे की तरफ राइट पे ऑस्ट्रेलिया, और एट द एंड जो नीचे है वो अंटार्कटिका। टोटल 7 कॉन्टिनेंट्स हो गए। नॉर्थ अमेरिका, उसके नीचे साउथ अमेरिका है लेफ्ट पे। राइट पे जब हम आते हैं ऊपर की तरफ यूरोप है, नीचे उसके साथ फिर एशिया है, सबसे नीचे फिर अफ्रीका, और कोने में देखें ऑस्ट्रेलिया, नीचे अंटार्कटिका है। आज हमने जिसको डिस्कस करना है वो है एशिया। एशिया के हवाले से जब हम देखते हैं उसमें नंबर ऑफ कंट्रीज देखते हैं कितने हैं। नंबर ऑफ कंट्रीज के हवाले से जब हम देखते हैं तो टोटल नंबर ऑफ कंट्रीज जो एशिया में है वो 48 है। ठीक है, वो 48 के साथ सम टाइम वो अगर 48 नहीं आया हुआ, 50 आया हुआ है तो आप 50, आपने 50 को टिक मार्क कर देना है। लेकिन ज्यादा चांसेस ये हैं 48 आएगा। थोड़ा सा मैं बता देता हूँ, ये 50 इसलिए है, ये जो हांगकांग है और ताइवान है, आपने वन चाइना पॉलिसी पढ़ी होगी। चाइना क्लेम करता है कि हांगकांग और ताइवान हमारा है, जबकि जो यूएनओ ने रिकॉग्नाइज कर रखे हैं वो 48 कंट्रीज हैं एशिया में। ठीक है, नंबर ऑफ कंट्रीज एशिया में हो गए 48। और इस तरह हम लैंड लॉक्ड कंट्रीज की तरफ आए तो, अच्छा, लैंड लॉक्ड जो कंट्रीज हैं वो टोटल जो इसमें है एशिया में वो टोटल 12 कंट्रीज हैं। 12 कंट्रीज हैं जो लैंड लॉक्ड कंट्रीज हैं, और इस तरह जो डबल लैंड लॉक्ड कंट्रीज हैं, लैंड लॉक्ड कंट्रीज का आई थिंक पता होगा, नहीं पता तो मैं बता देता हूं। वो कंट्रीज जिनका किसी ओशन या सी के साथ कनेक्शन ना हो, जिनकी सरहदों के साथ कोई ओशन या सी ना मिल रहा हो, तो उसे लैंड लॉक्ड कंट्री कहते हैं। और इस तरह कुछ डबल लैंड लॉक्ड कंट्रीज भी होते हैं। मतलब एक कंट्री है, उसके इर्द गिर्द ओशन नहीं है, फिर उसके इर्द गिर्द कंट्रीज हैं, उनके इर्द गिर्द भी ओशन नहीं है, तो उन्हें कहते हैं डबल लैंड लॉक्ड कंट्रीज। लैंड लॉक्ड कंट्रीज की अगर हमारी हमारे करीबी हमसाय ममालिक में देखा जाए तो अफगानिस्तान लैंड लॉक्ड कंट्री। अच्छा, डबल लैंड लॉक्ड कंट्रीज का आपको पता चल गया। हमसाय ममालिक में मैंने आपको बता दिया अफगानिस्तान है। और डबल लैंड लॉक्ड कंट्रीज का भी बता देता हूँ, एशिया में ना उज्बेकिस्तान है, और यूरोप का भी बता, लेकिन हम पढ़ एशिया रहे हैं, लेकिन यूरोप का मेरे पास लिखा हुआ है लिंकस्टीन। इसका लिंकस्टीन है यूरोप में, ये आप उसकी प्रोनाउंसिएशन देख लेंगे। एशिया पॉपुलेशन और एरिया के लिहाज से भी लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है, ये आपने माइंड में रखना है। बाय पॉपुलेशन आ जाए, बाय एरिया आ जाए, तो ये लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है। तो यहां पर जो है मुस्लिम जो कंट्री है एशिया के अंदर एरिया के लिहाज से वो कजाकिस्तान है। ठीक है जी। और लार्जेस्ट सिटी ऑफ एशिया ये है टोक्यो, जापान का ये कैपिटल भी है। और जो स्मॉलेस्ट कंट्री है वो है मालदीव। ठीक हो गया। और स्मॉलेस्ट सिटी कौन सा है? स्मॉलेस्ट सिटी है कॉम्पॉन चोंग। कॉम्पॉन चोंग, और ये है कंबोडिया में। अब ना हम इनका थोड़ा सा ये देख लेते हैं कि हाईएस्ट पॉइंट और लोएस्ट पॉइंट कौन कौन से हैं एशिया में। जो हाईएस्ट पॉइंट है वो है एवरेस्ट, वो माउंट एवरेस्ट।
ठीक है ना। इसकी जो लेंथ है वो है 8,848, 8,848 मीटर। एक ये आ सकता है, दूसरा 8,852, ये भी आ सकता है। इन दोनों में से ना एक ही आएगा, तो वो आपने लगा लेना है। और इस तरह लोएस्ट पॉइंट अगर हम देखें, लोएस्ट पॉइंट दो तरह से होगा। लोएस्ट पॉइंट या डीप, लोएस्ट पॉइंट बाय डीप या लो। तो अच्छा, यहाँ पर थोड़ा सा मैं फर्क बता दूं डीप का और लो का। डीप जब भी आएगा वो ओशंस के लिहाज से होगा। अच्छा, डेप्थ का ताल्लुक है ओशन के साथ, अगर वहां पूछ लेना डेप्थ, तो वो ओशन के लिहाज से होगी, आपने ये माइंड में रखना है। और लोएस्ट पॉइंट अगर पूछ लें तो वो लेक्स के हवाले से होगा। तो सबसे जो फर्स्ट पे रखा गया है वो मेरीना ट्रंच है। मेरीना ट्रेंच पैसिफिक ओशन में है ये, डीपेस्ट। इसे ना चैलेंजर डीप, इसे चैलेंजर डीप भी कहा जाता है। ठीक है, मेरियाना ट्रेंच है और ये मौजूद किस में है? पैसिफिक ओशन में है। और सेकंड नंबर पे है पोर्ट रियोको। इसका नेम थोड़ा सा डिफिकल्ट है, स्पेलिंग इसके हैं PUERTORICO, पोर्टियो रिको, पोर्टियो रिको, इसको यूं पढ़ेंगे। और उसके बाद है अच्छा, ये पोर्टियो रिको कहाँ पे है? ये अटलांटिक ओशन में है, पैसिफिक के बाद अटलांटिक ओशन में। पोर्टियो रिको है अटलांटिक ओशन में, और इस जो दूसरे नंबर पे डीपेस्ट प्लेस है। ठीक है। और इस तरह जो थर्ड नंबर पे है वो जावा ट्रेंच है, वो है इंडियन ओशन में। और फोर्थ नंबर पे है साउथ सैंडविच ट्रेंच, और ये है अंटार्कटिका ओशन में। फिफ्थ पे है मोलाई डीप, इसको कहते हैं मोलाई डीप, ये है आर्कटिक ओशन में। ठीक है, ये आपके सारे ओशंस भी यूं समझो हो गए हैं, पांच ओशंस: पैसिफिक, अटलांटिक, इंडियन, अंटार्कटिका और आर्कटिक। सबसे पहले कौन सी थी? मेरियाना ट्रेंच थी, पोर्टियोको थी, फिर जावा ट्रेंच थी, साउथ सैंडविच ट्रेंच हो गई, और इस तरह मोलाई डीप फिफ्थ नंबर पे। अच्छा, मेरियाना ट्रेंच की कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं जो उसके अबाउट क्वेश्चंस पूछे गए हैं अब तक पीपीएससी, एफपीएससी, ये वन पेपर जहां पर भी मुख्तलिफ जगहों पर, तो वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ये जो है ना मौजूद कहाँ है, मेरियाना ट्रेंच कहाँ पर मौजूद है? मेरियाना ट्रेंच जो है ना नॉर्थ पैसिफिक में मौजूद है। पैसिफिक जो ओशन है ना उसके नॉर्थ में ये है। ठीक है जी, नॉर्थ पैसिफिक में है। फिर जो नॉर्थ पैसिफिक का साउथ वेस्ट पोर्शन है उसमें मौजूद है, नॉर्थ पैसिफिक का जो साउथ वेस्ट पोर्शन है। अच्छा, मैंने बताया कि नॉर्थ पैसिफिक में है, फिर नॉर्थ पैसिफिक का कौन सा पोर्शन है? साउथ वेस्ट पोर्शन है जिसमें मौजूद है ये। और समटाइम ना ये क्वेश्चन भी आ जाता है कि ये जो मेरियाना ट्रेंच है कौन से कंट्रीज के करीब है? दो कंट्रीज हैं, जापान और फिलीपाइंस। देखें जी, ये मेरियाना ट्रेंच वाजे ये आपको नजर आ रहा है, मेरियाना ट्रेंच है और उसके करीब जापान है। ये देखें, जापान, ये मेरियाना ट्रेंच, ये जापान हो गया। ठीक है। और इसी तरह ये फिलीपींस हो गया नीचे, ये खड़ा है। ठीक है। और ताइवान का पूछें तो आपको ये भी पता है ताइवान के भी करीब है। वैसे ना जो क्वेश्चंस आए हैं अब तक वो है सिर्फ इसका पूछा गया है कि मैरियाना ट्रेंच किसके करीब है, दो कंट्रीज का अब तक, जापान और इसका फिलीपींस का। ये आपको ताइवान का भी पता चल गया, अगर ये आया तो आप इसको भी टिक कर लेंगे। ठीक है। पैसिफिक का मीनिंग लिख लें या अपने जहन में बिठा लें कि पैसिफिक है पीस से। इसमें ना ये जो पैसिफिक ओशन में अगर आप इसको आप एनालिसिस करते हैं तो इसमें रिजेस नहीं है, दूसरे जो ओशंस हैं उसमें रिजेस हैं। जो उन ओशंस पे जाऊंगा मैं आपको बताऊंगा, या ओशंस जब हम पढ़ेंगे तो ये ना पैसिफिक ओशन का जो वर्ड पैसिफिक है इसका मतलब है पीस, मतलब इसमें वो नहीं है, रिजेस नहीं है, मतलब सीधा
पीसफुल एक ओशन है। अच्छा, मैरियाना ट्रेंच को मैं पहले भी जब मैं पढ़ा रहा था तो मैंने बताया था कि मैरियाना ट्रेंच को चैलेंजर डीप भी कहा जाता है, ठीक है। और इसको गौर से अगर देखें, इसकी जो पिक्चर बनी हुई है मैरियाना ट्रेंच की, क्रिसेंट शेप है। ये भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि इसकी शेप कैसी है जी। मैरियाना ट्रेंच की जो शेप होती है वो क्रिसेंट शेप होती है, ठीक है। और इसकी डेप्थ कितनी है ये भी पूछ लेते हैं। 7 माइल्स एंड 11 किलोमीटर इसकी डेप्थ है। और अगर मीटर में पूछ लेते हैं तो वो कितनी है, 10,924। 10,924 इसकी ना डेप्थ है। मीटर में भी आ गई और माइल्स एंड किलोमीटर में बता दिए, ठीक है। 7 माइल्स या 11 किलोमीटर। 7 माइल्स पूछ सकता है, 11 किलोमीटर पूछ सकता है, मीटर में 10,924। अच्छा, एक मजे की बात बता रहा हूं आपको। मैंने ना एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट की कोई बताएगा कि बुलंदी कितनी है? माउंट एवरेस्ट की बुलंदी है 8,848, मैंने पीछे बताई। अगर माउंट एवरेस्ट को उलट कर दिया जाए इसमें इसमें मैरियाना ट्रेंच में, तो माउंट एवरेस्ट सारी की सारी इसमें डूब जाएगी, ठीक है। सारी की सारी इसमें डूब जाएगी। यानी कि इसकी जो गहराई है वो माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई से ज्यादा है। ये भी समटाइम पूछ लिया जाता है कि अगर माउंट एवरेस्ट को इसमें डाल दिया जाए मैरियाना ट्रेंच में, क्या वो बाहर बाकी रहेगी या उसी में डूब जाएगी? तो उसी में डूब जाएगी। तो अब हम आते हैं पोर्टियो रिको की तरफ। पोर्टियो रिको ट्रेंच की तरफ हम आते हैं। पोर्टो रिको में हम क्या देखते हैं, इज इन नॉर्थ अटलांटिक। ये कहां पर है? मैरियाना ट्रेंच का मैंने बताया था नॉर्थ पैसिफिक में है, और पोर्टो रिको कहां पे है? नॉर्थ अटलांटिक में। का भी मैंने साउथ वेस्ट बताया था, अब नीचे वाला भी पोर्टो रिको का भी साउथ वेस्ट बता रहा हूं। और मैरियाना ट्रेंच साउथ वेस्ट किसका था? नॉर्थ पैसिफिक का था। और ये किसका है? नॉर्थ अटलांटिक का है, पोर्टो रिको। और ये कहां पर है? वहां पर मैंने बताया था नियर किसके है? जापान के और फिलीपींस के बताया था। ताइवान हमने देख लिया था। और ये जो है ना पोर्टो रिको, नियर टू कैरेबियन स्टेट्स, ये कैरेबियन स्टेट्स के करीब है। और अगर बरमुदा ट्रायंगल का पूछ लिया जाए, ये भी एक इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन है। बरमुदा ट्रायंगल, अच्छा बरमुदा ट्रायंगल सबसे पहले देख ले कि बनती कैसे। ट्रायंगल है ना, 3 इसके कोने तो होंगे। तो इसके 3 कोनों में कौन कौन सी वो जगह शामिल हैं? सबसे पहले है बरमुदा आइलैंड। बरमुदा आइलैंड के बाद है मियामी। मियामी के बाद है पोर्टो रिको। ये 3 जो जगह हैं ये बनाती हैं एक ट्राई एंगल, इसको कहते हैं बरमुदा ट्राई एंगल। और मुख्तलिफ कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज पाई जाती हैं। कुछ लोग तो यहाँ पर कहते हैं कि दज्जाल है, और कुछ लोग कहते हैं कि ये सेंट्रीपिटल फोर्स है यहाँ पर। कुछ लोग कहते हैं मेथीन गैस यहाँ से निकल रही है। अच्छा, ये ना एक मैप यहाँ पर ले आए ओशंस का। ओशंस का मैप ले आए। यहाँ पर मैंने एक बात समझानी है। अटलांटिक ओशन इज एक्सपेंडिंग एंड पैसिफिक ओशन इज श्रिंकिंग। ये भी एमसीक्यू पूछ लिया जाता है। कौन सा है ओशन है जो एक्सपेंड कर रहा है? वो है अटलांटिक। और कौन सा ओशन है जो श्रिंक कर रहा है? वो है पैसिफिक। अच्छा, पोर्टो रिको की ना मैं वो लेंथ आपको सॉरी बताना भूल गया हूं। वो लेंथ है 8,376 मीटर। इसकी लेंथ कितनी है? 8,376 मीटर। इसके अबाउट सिर्फ यही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब देखें, मैप पर ना गौर करें। अटलांटिक तो आपको नजर आ रहा है, और दूसरी तरफ उसके राइट पे भी पैसिफिक खड़ा है, और उसके एंड पे लेफ्ट पे भी पैसिफिक खड़ा है, और उसके एंड पे राइट पे वहां पर भी पैसिफिक खड़ा है। तो एक तो यहां पर ये बात समझ लें, क्योंकि जमीन गोल है तो ये दूसरी तरफ से ये समंदर मिल रहा है, ठीक है, वो ओशन मिल रहा है। और दरमियान में अटलांटिक। अटलांटिक इज एक्सपेंडिंग। अटलांटिक जब खुला हो रहा है, एक्सपैंड हो रहा है,
तो साफ जाहिर है दूसरे जो पैसिफिक है वो श्रिंक हो रहा है, पैसिफिक ओशन एज ए रिजल्ट फिर श्रिंक हो रहा है। ये आपने यूं याद रखना है माइंड में, ये दिखाने का मकसद सिर्फ यही था, ठीक है। उसके बाद है जावा ट्रेंच। जावा ट्रेंच को ना एक और नाम भी दिया जाता है, उसको कहा जाता है सुंदरा ट्रेंच। क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, एमसीक्यू पूछ लेता है, जावा ट्रेंच का दूसरा नाम क्या है, वो है सुंदरा ट्रेंच। सुंदा, SUND है, सुंदर ट्रेंच। स्पेलिंग आप देखने के कोई आगे पीछे हो जाए तो ठीक है, अदरवाइज मैं वो आपके साथ नोट्स भी शेयर कर दूंगा। अच्छा, सुंदर ट्रेंच की फिर क्या पूछ लेते हैं, या जावा ट्रेंच की आपसे ना वो पूछ लेते हैं कि ये डीप कितनी है। 7,129 मीटर डीप है ये। 7,129 मीटर ये डीप है। इसके ऊपर ये क्वेश्चंस खास तौर पर पूछ लिया जाता है। फिर उसके बाद साउथ सैंडविच ट्रेंच है और मोलाई ट्रेंच है। साउथ सैंडविच ट्रेंच है, उसकी जो लंबाई डीपनेस है वो कितनी है, 7,434 मीटर। ऊपर वाली थी 7,129, ये है 7,434 मीटर। फिर है मोलाई, ये है 5,550 मीटर, ठीक है जी। अब आ जाते हैं बिल्डिंग्स के ऊपर। एशिया में सबसे जो लार्जेस्ट बिल्डिंग है वो मुझे अक्सर बच्चे तैयारी कर रहे हैं ऑलरेडी। यहाँ पर कोई बताएगा कि लार्जेस्ट बिल्डिंग कौन सी है एशिया में? ये बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, पता होना चाहिए। बुर्ज खलीफा, ठीक है जी। इसके अबाउट एमसीक्यू पूछ लिया जाता है कि लार्जेस्ट बिल्डिंग एशिया में कौन सी है, वो है बुर्ज खलीफा। और उसकी जो लेंथ है वो कितनी है। अब ना दो लेंथ वो पूछता है समटाइम ना, वो पूछ लेता है कि क्या इसकी जो लेंथ है वो 828 मीटर है या 836। 836 है तो वो भी ठीक है, 828 है तो वो भी ठीक है। 836 में अगर हम 8 को जमा करें तो फिर कितना हो जाएगा, सॉरी 828 में अगर हम 8 को जमा करें तो वो हो जाएगा 836। तो 828 में हमने 8 क्यों जमा किए, बुर्ज खलीफा पर ना ऊपर एक एंटीना बना हुआ है, उसकी जो लेंथ है वो है 8 मीटर। वो जब हम ऐड कर लेते हैं तो वो हो जाती है 836 मीटर। तो 828 भी ठीक है और 836 भी ठीक है, ठीक है। एंटीना का अगर वो अलग से पूछता है तो उसके ऊपर बुर्ज खलीफा के ऊपर जी एंटीना जो बना हुआ है उसकी लंबाई कितनी है, वो है 8 मीटर, ठीक है। ये मीटर में मैंने बता दिया है। और 2717 2717 फीट जो है वो भी पूछ सकता है कि ये इसकी जो बुर्ज खलीफा की लंबाई है वो कितनी है, वो इतनी है। अच्छा, बुर्ज खलीफा के अंदर स्टोरीज कितनी है वो ये भी पूछ लेता है। बुर्ज खलीफा के अंदर स्टोरीज हैं जी 163, ठीक है जी, 163। और एक और चीज थी, हाँ, और इसको कंस्ट्रक्ट किसने किया, ये साउथ कोरिया की कंपनी है सैमसंग C&T। सैमसंग C&T उस कंपनी को। अब हम आ जाते हैं एशिया के अंदर जो लार्जेस्ट पेनिनसुला है। पहले तो ये एमसीक्यू भी आ जाता है कि लार्जेस्ट पेनिनसुला कहाँ पे, वो कहाँ पे है जी, एशिया में है। और उसका नाम क्या है, वो है अरेबियन पेनिनसुला, ठीक है, उसे कहते हैं अरेबियन पेनिनसुला। और जो लार्जेस्ट आइलैंड है वो भी इसी में है, और उसका नाम क्या है, गोर्नियो। उसका नाम है GORNEO, गोर्नियो। अच्छा, 2 से 3 अहम चीजें हैं, वो आप ना माइंड में रख लें। एक है एशिया माइनर, एक है एशिया मेजर, एक है एशियन बर्ड, ठीक है। एशिया माइनर कहा जाता है तुर्किया को, एनाटोलिया या तुर्किया। ये यूरोप में ना इसको एशिया माइनर कहते हैं, यूरोपियन जो थे वो इसको एशिया माइनर कहते हैं। और इस तरह एशिया मेजर किसको, ये एक मैगजीन का नाम है एशिया मेजर, ठीक है। और एशियन बर्ड कहा गया था अब्दुल खालिक को। ये पाकिस्तानी थे, सिटीजन थे। इसको यानी कि वो जो रेस लगाते हैं ना, दौड़ लगाने वाले, उसका नाम था अब्दुल खालिक, और ये पाकिस्तानी थे। और इसको नाम दिया था इसने जवाहरलाल नेहरू ने ये नाम दिया था,
जो इंडियन प्राइम मिनिस्टर, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया थे, उन्होंने इसको नाम दिया था अब्दुल खालिक को एशियन बर्ड के नाम से। गिरफ्तार बहुत ज्यादा। ठीक है जी। अब हम आ जाते हैं किसके ऊपर, माउंटेन्स के ऊपर। सबसे पहले हम यूराल माउंटेन्स, अब पहाड़ी सिलसिलों के मुतालिक हमारी बात होगी जो कि एशिया में पाए जाते हैं। ठीक है, तो अब हम यूराल माउंटेन्स को पढ़ लेते हैं। सबसे पहले तो ये देख लें कि जो समझाने की बात है वो मैं सिर्फ समझा देता हूँ। फिलहाल आप ये देखें कि यूराल जो माउंटेन्स हैं वो डिवाइड करते हैं यूरोप और एशिया को। ठीक है जी, नजर आ गया है कैसे ये डिवाइड कर रहा है यूराल माउंटेन यूरोप को और एशिया को। और मजे की बात ये है, ये जो यूराल माउंटेन्स हैं इसको भी डिवाइड करती है रशिया को। रशिया का आपको पता होगा कि इसके मुतालिक कहा जाता है कि ये एशिया में भी है और यूरोप में भी है। तो यूराल माउंटेन ना इसको भी डिवाइड करती है रशिया को। ठीक है, तो इसको कहा जाता है सेंट्रल एशियन माउंटेन। एक एमसीक्यू आ जाता है कि सेंट्रल एशियन माउंटेन्स कौन से हैं, वो है यूराल माउंटेन। इनको यूरेशियन माउंटेन्स भी कहा जाता है। और ये जो यूराल माउंटेन्स हैं, यहाँ से फिर ना एक काम की बात है, वो वोल्गा रिवर यहाँ से ओरिजिनेट होता है। जैसे तिब्बत से हमारा वो सिंध का पानी शानी इकट्ठा होके और मुख्तलिफ दरियाओं का वहां से तिब्बत से होता हुआ सिंध में आता है, तो इसी तरह यूराल माउंटेन से भी ये पानी निकलता है और वोल्गा रिवर बनता है, यानी कि वोल्गा रिवर वहां से ओरिजिनेट होता है यूराल माउंटेन से। और फिर ये दाखिल होता है किसमें, कैस्पियन सी में। ये नीचे खड़ा है कैस्पियन सी, ये यूराल माउंटेन से बिल्कुल नीचे ये वाला। ठीक है जी, वहां से पानी होता हुआ इसमें आता है कैस्पियन सी में। ठीक है, उसके बाद हम आ जाते हैं कि ये मिनरल्स के लिहाज से कैसा है। रशिया की जो मिनरल इंडस्ट्री है वो तो लाई इसी पे करती है यूराल माउंटेन पर। ये जो यूराल माउंटेन है नेचरली अबंडेंट यहाँ पर जो है यानी कि जखायर मौजूद हैं, जहां से रशिया काफी अर्न करता है। ठीक है, और यहाँ से जो ऑयल हासिल होता है उसे यूराल ऑयल कहा जाता है, जिसे और ये रशियन मिनरल इंडस्ट्री जो है ना इसको रन करती है। और इस तरह यहाँ पर एक है शेखलाइन ऑयल, ये ओरिजिनेट फ्रॉम रशिया। अच्छा, शेखलाइन का बता दूं, ये ना एक जगह है जो कि डिस्प्यूटेड एरिया है। डिस्प्यूटेड एरिया है बिटवीन यूरोप एंड जापान। यूरोप और जापान, मतलब सॉरी यूरोप कह रहा हूँ, रशिया और जापान। रशिया यूरोप में है, तो रशिया और जापान के बिटवीन ये एक डिस्प्यूटेड एरिया है। कौन सा, शेखलाइन। और ये जो शेखलाइन जगह है, यहाँ पर ना काफी ये जगह रिच है बाय मिनरल्स। यहाँ पर यहाँ से ऑयल काफी मिलता है, लेकिन फिलहाल इसको ऑक्यूपाई कौन करता है, रशिया ही करता है। तो यहाँ से जो ऑयल निकलता है उसे कहते हैं शेखलाइन ऑयल, ओरिजिनेट फ्रॉम रशिया। हमने यूराल माउंटेन्स को पढ़ लिया, अब कॉकस माउंटेन्स पे आ जाते हैं। कॉकस माउंटेन्स कहाँ पर पाए जाते हैं, ये ना एक कॉकस माउंटेन ना ये एशिया में भी आते हैं, यूरोप में भी है। आधा इसका कह दें पोर्शन किसमें है, यूरोप में है, और आधा एशिया में है। जो यूरोप में है वह नॉर्थ। अच्छा जी, कॉकस के हवाले से क्या है, ये आधा किसमें है, यूरोप में है, आधा एशिया में है। इसका नॉर्थ का जो पोर्शन है वो है यूरोप में, और साउथ का है एशिया में। आप थोड़ा सा ना इसको यूं भी याद रख सकते हैं। जी जी, ये शो करा दे। यूं भी याद रख सकते हैं कि अगर हम नॉर्दर्न एरिया की तरफ जाए ना, पाकिस्तान के ठंडे इलाके हैं, साउथ की रीजन की तरफ जाए गर्म इलाके हैं, तो एशिया और यूरोप का यूं भी फर्क आप याद रखें। ठीक है, जो कॉकस का नॉर्थ का पोर्शन है वो यूरोप में है, साउथ का है एशिया में। और जो कॉकस माउंटेन में, और इसके मैं दो आपको मैंने चीजें बतानी है, वो कौन सी हैं। एक, नॉर्थ के साइड पे जो माउंटेन है, मतलब यूरोप में कौन सी बड़ी माउंटेन है और एशिया में कौन सी बड़ी माउंटेन है। जो यूरोप में बड़ी माउंटेन है वो है माउंट एल्बीरोस। आपने बस ये माइंड में रखना है कि माउंट एल्बीरोस कहां पर है, वो है यूरोप में।
और माउंट एवरेस्ट है एशिया में। हाँ ठीक है, ये देखें ग्रेटर कॉकस ऊपर से कैसे नीचे आ रहा है। ठीक है, रशिया ऊपर है, वो ऊपर काट रहा है, और नीचे देखें ये अजरबैजान, अजरबैजान आपको पता है सेंट्रल एशिया है, ये यहाँ तक ये आ रहे हैं। ठीक है, अच्छा कॉकस माउंटेन्स जो है ना, ये कैस्पियन सी को अलग करते हैं किससे, ब्लैक सी से और मेडिटेरेनियन सी। ये जो यहाँ पर तुर्की होगा, ये तुर्की खड़ा है ना, तुर्की के ऊपर ये लेसर कॉकस लिखा हुआ है। इसमें बताना यह है कि ये जो कॉकस रेंजेस है ना, ये डिवाइड कर रही है, कैस्पियन सी एक तरफ है और दूसरी तरफ है ब्लैक सी, और ब्लैक सी के बिल्कुल नीचे टर्की है और उसके नीचे है मेडिटेरेनियन सी। अब ये पूछ लिया जाता है टर्की कहाँ पे है, ये बिटवीन है किसके, ब्लैक सी और मेडिटेरेनियन सी के दरमियान में है, और एक कैस्पियन सी और मेडिटेरेनियन सी को भी अलग कर रहा है क्या, कॉकस रेंजेस। और इस तरह कैस्पियन सी को और ब्लैक सी को भी ये डिवाइड करती है। ठीक है, देखें कॉकस माउंटेन्स हैं, एक तरफ कैस्पियन सी है राइट पर, और दूसरी तरफ तीन चीजें मैंने लिखी हैं, दरम्यान में टर्की है, उसके ऊपर ब्लैक सी है, और सबसे नीचे मेडिटेरेनियन सी को मैंने रखा है। ठीक है, ये तरतीब है इनकी। ये भी पूछ लेता है कि ये तुर्की कहाँ पर है, तुर्की जो है ना ब्लैक सी और मेडिटेरेनियन सी के दरमियान है। जो कॉकस रेंजेस हैं किसको डिवाइड करती हैं, तुर्की को और कैस्पियन सी को। तो कैस्पियन सी और तुर्की के दरमियान क्या है, कॉकस रेंजेस। ठीक है, इसके बाद हम आ जाते हैं अगले पहाड़ी सिलसिले पर, वो है त्यान शान, त्यान शान माउंटेन। त्यान शान के ऊपर कोई खास नहीं पूछा गया इतना, तो इस पर दो जो मैंने पढ़े हैं वो है, इसको लॉर्ड ऑफ स्पिरिट भी कहा जाता है त्यान शान को, और इसी तरह ये पाए जाते हैं कहां पर, सेंट्रल एशिया में ये पाए जाते हैं। सेंट्रल एशिया में मेनली इन किर्गिजिस्तान, चाइना। चाइना का जो आपने वो पढ़ा है सनक्यांग, ठीक है, सनक्यांग का जो जिसे आप जिंगजियांग भी कहते हैं, कुछ लोग सनक्यांग कहते हैं, वो जो चाइना का रीजन है उसमें ये माउंटेन्स पाए जाते हैं, और इस तरह किर्गिजिस्तान में ये पाए जाते हैं। ठीक है जी, तियानशान आप देख सकते हैं, इसका किर्गिजिस्तान में है, और ये चाइना का में भी कुछ आ रहा है, तो वो चाइना का जो पोर्शन है जिंगजियांग या सनक्यांग जिसे कहते हैं, वहां पर ये पाए जाते हैं। अब हम आ जाते हैं हिमालय के ऊपर, हिमालय रेंजेस के ऊपर आ जाते हैं। हिमालय के अबाउट ना 4 से 5 क्वेश्चन है, वो आप माइंड में बिठा लें। पहले तो देख लें कि हिमालय ना क्रिसेंट शेप में है। जैसे मैंने वो एक लेक पीछे हमने पढ़ी थी, कौन सी लेक थी, कोई बताएगा, मैरियाना ट्रेंच का मैंने बताया था, वो भी क्रिसेंट शेप की तरह ही है। ठीक है, और इस तरह ये भी क्रिसेंट शेप है हिमालय। हिमालय माउंटेन्स जो है, इसके साथ साथ कौन कौन से कंट्रीज हैं, देखिए पाकिस्तान लग रहा है, इंडिया लग रहा है, और बांग्लादेश को एंड पे देखें, और इसके दरमियान में जो कंट्रीज हैं वो अब देखें, ये बांग्लादेश हो गया, पाकिस्तान हो गया, ये 3 कंट्री। अब देखें दरमियान में कौन से कंट्री अंदर आ रहे हैं, भूटान है और नेपाल है, नेपाल और भूटान। ठीक है, और इसकी दूसरी साइड पर क्या है, चाइना। अब एक एमसीक्यू जो पूछ सकता है कि वो जो है ना, इंडिया और चाइना को कौन सा पहाड़ी सिलसिला अलग करता है, सेपरेट करता है, वो है हिमालय। पाकिस्तान और चाइना को कौन सा करता है, वो है हिमालय, यूं भी कह सकते हैं। या भूटान का नेपाल का पूछ लें, कौन से पहाड़ी सिलसिले में है, इसमें हिमालय में। ठीक है, और अच्छा बांग्लादेश के साथ यहाँ पर वैसे जिक्र नहीं है, छोटा है ये मैप, यहाँ पर म्यांमार भी है, बांग्लादेश से आगे म्यांमार भी है इन पहाड़ी सिलसिलों के साथ। ठीक है, अब ये थोड़ा सा मैंने आपको बता दिया है, ये पहाड़ी सिलसिला एशिया में है, क्रिसेंट शेप है इसकी, और जंगेस्ट माउंटेन्स है। ये जो जियोलॉजिस्ट होते हैं वो वहां पर ना फ्रिक्शन से, और वहां पर जो तहें बनी होती है माउंटेन पर, उन रेंजेस पर मुख्तलिफ जर्रात की, तो वहां से वो अंदाजा लगा लेते हैं उसकी ना एज का। तो ये यंगेस्ट माउंटेन्स भी इनको कहा जाता है हिमालय को। ठीक है जी, और ये हाईएस्ट माउंटेन रेंज इसमें कौन सी है, वो है एवरेस्ट। एवरेस्ट का मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, 8,848। ठीक है, और ये रेंज कितना लंबी है,
2400 किलोमीटर, 2400 किलोमीटर लंबी रेंज है ये टोटल। ठीक है। अच्छा, यूरोप में भी लगे हाथ एक और बात बता दूं, ये भी हम समटाइम पूछ लिया जाता है। एशिया में तो हिमालयस है, यंगेस्ट जो माउंटेन रेंजेस हैं। तो यूरोप में कौन से हैं? यूरोप में ALPS, अल्प। ठीक है। और इसी तरह अल्ताई माउंटेन्स है। अल्ताई माउंटेन्स भी एशिया में पाए जाते हैं, प्रेजेंट इन सेंट्रल एशिया एंड ईस्ट एशिया। इसका बस यही पूछ लिया जाता है, कहां पर है जी अल्ताई माउंटेन्स? अल्ताई माउंटेन्स है सेंट्रल एशिया में और ईस्ट एशिया में। अब आ जाते हैं तिब्बत, इस पर थोड़े से ज्यादा क्वेश्चन होते हैं उनके, तिब्बत प्लेटो के ऊपर। तिब्बत जो प्लेटो है और इसमें पामीर की जो माउंटेन्स हैं उन्हें रूफ ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है, बड़ा फेमस MCQ है। अच्छा, ये सोर्स ऑफ मेनी रिवर्स भी है, काफी सारे दरिया यहाँ से निकल रहे हैं तिब्बत के ना। अच्छा, इससे पहले कि क्लास खत्म हो, ये थोड़ा सा रह रहा है तो मैं बताया तो इसकी एल्टीट्यूड बता देता हूँ। ये पूछ लेते हैं कि इसकी एल्टीट्यूड कितने, 3 किलोमीटर इसकी एल्टीट्यूड है। ये जो ही तस्वीर आती है तो आ जाएगी इधर। तो यहाँ पर ना 3 किलोमीटर एल्टीट्यूड है इसकी। ठीक है। और ये तिब्बत जो है ना यू शेप्ड है, ये भी MCQ आ जाता है। इसकी शेप कौन सी है? ये यू शेप्ड होता है। और तिब्बत इस वक्त ऑटोनोमस पार्ट है किसका? कौन से कंट्री का? चाइना का। तिब्बत ऑटोनोमस पार्ट है चाइना का। और हाईएस्ट प्लेटू ऑफ वर्ल्ड है ये तिब्बत। ये भी एक एमसीक्यू पूछ लिया जाता है कि हाईएस्ट प्लेटू ऑफ द वर्ल्ड कौन सा है जी? वो है तिब्बत। अब हम आ जाते हैं जरगोस माउंटेन पर। जरगोस माउंटेन स्टार्ट होती हैं ईरान से। ये पहाड़ी सिलसिला ईरान से होता हुआ इराक में जाता है और इस तरफ तुर्की में। ठीक है। जरगोस माउंटेन्स कहां पर है? ईरान, इराक, तुर्की। और हाईएस्ट पॉइंट इसके कौन सा है? वो है माउंट सीना, CINA, माउंट सीना इसको कहा जाता है, जो कि जरगोस पहाड़ी सिलसिले में मौजूद है। उसके बाद है किनलिन, किनलुन भी कहते हैं, किनलिन जो भी है, KINLUN, किनलुन लॉन्गेस्ट। किनलुन माउंटेन रेंज में जो लार्जेस्ट माउंटेन रेंज है एशिया की ये। ठीक है, ये आपने माइंड में रखना, लार्जेस्ट। और ये कहाँ पे पाई जाती है? बिटवीन त्यानशान एंड हिमालय। त्यानशान हमने पीछे पढ़ा है और हिमालय भी पढ़ा है, ये उसमें ये पाए जाते हैं ये माउंटेन। जरगोस माउंटेन्स हमने ऊपर पढ़ा है, फिर किनलुन माउंटेन्स पढ़ा है, और पीछे हमने पहाड़ी सिलसिले पढ़े वो माउंटेन रेंजेस किन, सॉरी क्या नाम है इसका, हिमालय के बाद। हिमालय के बाद अल्ताई, अल्ताई के बाद तिब्बत प्लेटू पड़ा, तिब्बत प्लेटू के बाद जरगूस, जरगूस के बाद अब किनलुन लास्ट। लार्जेस्ट माउंटेन रेंज एशिया की है। और ये कहाँ पाई जाती है? ये दरमियान में पाई जाती है, किसके? त्यानशान के और हिमालय के दरमियान पाई जाती है। ठीक है, किनलुन माउंटेन। ठीक है, ये तो हो रही है। नीचे हिमालय है देख लो, और ऊपर त्यानशान लिखा हुआ है इसको ना। अब यहाँ पर अल्तन शान इन्होंने लिखा हुआ है, मुख्तलिफ जगहों पे ना वैसे मुख्तलिफ, कुछ त्यान शान कहते हैं, कुछ अल्तन शान, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है। तो इन दोनों के दरमियान में है। चले जी, ठीक हो गया, क्लास अब एंड कर दें। ओके, अल्लाह हाफिज। एंड कर दें जी।